देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, श्री हाईवे ट्रीट होटल व रेस्टोरेंट, रीवा सीधी मार्ग कठौतहा, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लेक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, प्रणाम। विंध्य की कचहरी में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। और आज विंध्य की कचहरी पर मेहमान के स्वरूप एक ऐसे व्यक्तित्व, जब इस जमी पर किसी को भगवान की श्रेणी में गिना जाता है तो वो व्यक्तित्व कहलाते हैं डॉक्टर। डॉक्टर के रूप में जनसेवा के माध्यम से राजनीति की ओर रुख करना अगर एक चेहरे के रूप में प्रारूप हो तो वो चेहरा कहलाता है डॉक्टर राजेश मिश्रा। हमारे बीच में आज मेहमान के स्वरूप और इस कटघरे पर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो डॉक्टर भी हैं और राजनीति में एक उम्दा स्थान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय समिति के सदस्य भी हमारे बीच में आज आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं। एक बार जोरदार और निर्णायक की भूमिका पर वरिष्ठ उद्यमी और युवा व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं संजय मिश्रा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आज के जज हमारे बीच में आदरणीय संजय मिश्रा जी से हम आज के कार्यक्रम की, आज के कार्यवाही की शुरुआत की इजाजत चाहते हैं। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। अभिनंदन करते हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का। और बात का सिलसिला जारी हो उससे पहले आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के पूरे राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आमतौर पर शासकीय पदों के लिए राजनीति छोड़ दी जाती है। ऐसा विरले ही होता है कि जनसेवा के लिए शासकीय पद का त्याग कर दिया जाए, वो भी पद जब एक डॉक्टर का हो। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही व्यक्ति की जिन्होंने शासकीय सेवा में डॉक्टर रहते हुए भी राजनीति को नहीं छोड़ा और नियमों का पालन करते हुए आरएसएस के लिए लगातार कार्य भी करते रहे। जब जनसेवा और शासकीय पद में किसी एक को चुनने का समय आया तो जनसेवा को चुना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व वर्तमान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्र विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। अब सवालात और इल्जामात का सिलसिला यहीं से जारी होता है। और सबसे पहले जो सामाजिक रूप से आप पर जो आरोप लगा कि आपने शुरुआती तौर पर जो राजनीति की शुरुआत की है वो भारतीय जनता पार्टी से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में, तो ये पार्टी का बदलाव क्यों बार बार कर रहे हैं? मैं राजनीति तो छात्र राजनीति से कर रहा हूँ जी। मैं छात्र जीवन में इंदौर में मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी था और इंदौर यूनिवर्सिटी में मैं कार्यकारिणी सदस्य था। हमारे साथ के अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। और उन दिनों भी मैं विद्यार्थी परिषद और छात्र राजनीति में था। निश्चित तौर से ये चूँकि उसके बाद मैं शासकीय सेवा में आया और उसके बाद मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं एंट्री करना था, तो निश्चित तौर से उस समय पर मैंने बीएसपी के तौर पर एंट्री किया था। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं शुरू से लेकर के छात्र राजनीति से लेकर के और 2007 तक जब तक मैं शासकीय सेवा में था उस समय पर भी मैं विद्या भारती जो एक अनुषांगिक संगठन है उसमें मैं शुरू से लेकर 82 से लेकर के लगातार सीधी जिले के किसी न किसी संस्था में काम करता था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी पहली एंट्री थी। अच्छा, तो आप जब शासकीय डॉक्टर थे तो आपने रिजाइन के बाद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? फिर आपने बसपा क्यों? देखिए, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पीक पर थी और जब तक हम एक अपनी पावर नहीं ले आते तब तक हम कैसे पता चलता। उस समय पर तो हमारे उस काल के जितने आज आप नेता देखेंगे सभी उसी काल में एंट्री किए हैं। हमारे जो सांसद विधायक हैं कई लोग हैं जो उसी काल में एंट्री किए हैं। तो आपके इसी पर बार बार जो इल्ज़ाम आ जाते हैं कि आप निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से बार बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो इस बार कितनी टिकट की दावेदारी पे आपकी उपस्थिति है या आपका जोर है?
निश्चित तौर से मेरी देखिए, टिकट तो कार्यकर्ता को ही पार्टी देती है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मेरा अधिकार है, पार्टी से टिकट मांगते हैं और निश्चित तौर से अगर पार्टी उचित समझेगी तो हमको भी टिकट देगी। तो अभी तो आपके जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो लगातार जीत रहे हैं, तो उस पर कैसे कयास लगा जा सकते हैं कि हमको टिकट मिलना वाजिब होता है? देखिए क्या है, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है जी, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होते ही है। ऐसा नहीं है कि आज आप देखेंगे तो क्या जिस सीट से कोई जीतता जा रहा है उसी सीट से निरंतर उसी को टिकट थोड़ी मिलता जा रहा है। ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पार्टी क्रमबद्ध तरीके से सोचती है कि हमको किसको कहाँ पर स्थापित करना है। हमारे जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं, पार्टी उनके बारे में विचार कर सकती है कि उसको उनको कहाँ भेजना है, क्या काम लेना है। हम सब मूलतः कार्यकर्ता हैं, सांसद विधायक सब बाद में हैं, पहले सब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके बाद सांसद और विधायक हैं। पार्टी तय करती है कि किस व्यक्ति से क्या काम कराना है। अब अगर बात ये आती है तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि एज फैक्टर की वजह से कई लोगों के प्रत्याशी जो नॉमिनेशन में थे उनको हटाया गया। तो यहाँ सीधी में क्या ऐसी राजनीति देखने को मिलेगी? एज फैक्टर देखा जाएगा या कि जो आंकड़ा बार बार मीडिया के माध्यम से आ रहा है या कि जो सर्वे के माध्यम से आ रहा है, कई बार मीडिया पर ये सर्वे आया, RSS के द्वारा भी सर्वे किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का रेशियो इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा काफ़ी कम है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो क्या दांव जो खेला जाएगा वो जीते प्रत्याशियों पर खेला जाएगा या एज फैक्टर का इस्तेमाल यहाँ सीधी में किया जाएगा? देखिए, ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। आज मैं आपके इस अदालत के माध्यम से मैं आपको ये लिखाना चाहता हूँ, आप नोट कर लें, हमारे जज साहब भी नोट कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और बहुत अच्छी मेजॉरिटी लेकर के बनेगी। एक तो मैं बता दूं आपको पहले तो जी, इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। बिल्कुल, मैं भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में जाता हूं, मेरे पास चूंकि जिले का भी कुछ काम है, प्रदेश का भी दायित्व है, काम है, बिल्कुल, तो मैं दूसरे जिले में भी जाता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, प्राणपण से जुटा है, सरकार भाजपा की ही बनेगी, कांग्रेस की नहीं बन सकती है। वो कहीं फाइट में नहीं कांग्रेस। बिल्कुल। आप अनूपपुर के भी प्रभारी हैं? मैं अनूपपुर का भी प्रभारी हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं अनूपपुर का ही प्रभारी हूँ और मैं महाकौशल प्रांत के अन्य जिले भी हैं, उनका भी मैं काम देखता रहता हूँ। कुछ क्षेत्र में मैं वहाँ का भी काम देखता हूँ, कार्यालय का, जैसे जबलपुर संभाग हो गया, रीवा संभाग हो गया, शहडोल संभाग हो गया। और हम लोगों की वैसे भी कहीं न कहीं दूसरे जिलों में ऐसे काम करने के लिए हम लोगों को भेजा जाता है। तो मेरी जानकारी पूरे प्रदेश की, जो प्रदेश स्तर पर जब हम लोगों की बैठकें होती हैं और जब सब एक साथ मिलते हैं, तब पता चलता है कि इस बार हम बहुत आराम से पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके एक प्रश्न का उत्तर तो ये है, ये इस बात को नोट कर लिया जाए। जी बिल्कुल, ठीक। दूसरा, आप उम्र की बात कर रहे हैं, इस फैक्टर कई जगह उप मुख्यमंत्रियों को भी निकाला गया है। ये निर्णय लेना हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कि वो एज फैक्टर या कि और अन्य क्या फैक्टर ले आती है। पार्टी जो भी हमारा निर्णय करती है उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा फैक्टर आने वाला है। तो अभी जो हाल ही में पूर्व दिनों की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के सिगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य जी के पुत्र अभी आदिवासी पर गोली से हमला करते हैं, गोली चलाते हैं। और इसके कुछ दिनों पहले अभी दशमत रावत पर एक घटना हुई, दो घटनाएं जो आदिवासियों पर ही हैं। तो उधर पद प्रक्षालन हुआ, इधर क्या कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। पूरे 24 घंटे वर्तमान शूटिंग होने तक बीत चुके हैं, तो अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था सामने भी नहीं आई है। उस पर भी क्या, क्योंकि आप प्रदेश स्तर पर अपना नेतृत्व रखते हैं, आप प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी रखते हैं, तो ये सवाल आपसे वाजिब होता है, वो तैयारियां अभी कुछ नई रणनीतियाँ नहीं दिख रही हैं गोलीकांड पर? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें उचित कार्रवाई भी होती है। चाहे मैं अभी सिगरौली की घटना मैंने भी आज पेपर में, न्यूज़पेपर में कहीं देखा मैं जी हुई है। निश्चित तौर पे उसमें जो भी विक्टिम है उसको उचित सहायता दी जाएगी और जिसने भी अपराध किया होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने क्राइम किया है उसको एक्सक्यूज नहीं है, उसकी माफ़ी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके पूर्व की घटना, मैंने क्या कहा, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए लेकिन घटित होती हैं। चूँकि उसकी पूरी जांच हो चुकी है, घटना हुई, आपने देखा होगा कि तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत अति संवेदनशील हैं, उनने
विक्टिम को बुला करके उसको प्रॉपर उचित सम्मान दिया, नंबर 1। नंबर 2, तत्काल प्रदेश की उनने एक टीम बनाई और वो टीम जो कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामलाल जी रौतेल के साथ केडी सिंह जी थे और हमारे 2 विधायक भी थे, अमर सिंह जी पे व्यवहारी के विधायक थे। तो इन लोगों ने आकर के पूरा परीक्षण करके जांच करके ऊपर दे दिया है। तो निश्चित तौर से सब चीज़ें अब पारदर्शिता के उसमें हैं, क्लियर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें नहीं होना चाहिए अगर ऐसी कहीं घटित भी हुई हैं तो निश्चित तौर से उसके लिए हमारी पार्टी में जो भी निर्णय लेना है समय समय पर सरकार लेती है। ये बात आपने दशमत रावत पर की, लेकिन यही हमने दूसरा सवाल यही जुड़ा था, वर्तमान विधायक रामलल्लू वैश्य सिगरौली, उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। तो क्या जो घर का गिरना है ये प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी या NSA लगेगी, ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी? देखिए, ये कल की घटना है मेरी जहाँ तक जानकारी जी, ठीक है जी, क्योंकि आज मैंने पेपर में देखा है जी। कल की घटना है, उसमें संज्ञान लिया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो होगा। मैंने कहा ना, हमारे दल में, हमारी दल की सरकार में कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं है। जो विक्टिम है उसको निश्चित तौर से प्रॉपर जो भी उसको हेल्प होना चाहिए वो मदद दी जाएगी और जिसने भी क्राइम किया होगा वो बचता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहीं से, जब बात चल रही है आदिवासी या दशमत रावत की, तो सीधे सीधे आपके विधायक, वर्तमान विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल जी का सीधे मना कर देना कि हमारे विधायक प्रतिनिधि नहीं थे प्रवेश शुक्ला को जो आरोपी हैं, ये कितना जायज़ है? क्या एक कार्यकर्ता जब फंस जाए तो अब विमुख होना किसी भी विधायक, किसी भी लीडर को, किसी भी नेता को शोभा देता है? इस पर क्या टिप्पणी होगी फिर आपकी? देखिए, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। इसकी टिप्पणी तो माननीय जो संबंधित व्यक्ति है वही टिप्पणी कर सकता है, मैं तो उसमें टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं। फिर ये बताइए, आप इतना तो कह सकते हैं ना कि प्रतिनिधि थे कि नहीं थे, आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और निश्चित तौर से वो पार्टी में मैंने कई बार उनको कार्यक्रमों में देखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि कब बने, क्या था, क्या निर्णय था, वो देखिए उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। उसमें काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अब केस सब जुडिस है, सब जुडिस है, जैसे आपका कोर्ट चल रहा है ना, वो अब पूरा केस जो है जांच के दायरे में कोर्ट पहुंच चुका है, उसमें हमें कोई भी टिप्पणी करने की मैं समझता हूं कि आवश्यकता है। अब बात इन्हीं पर अगर कम बाई चालू किया जाए तो पत्रकार प्रताड़ना, अगर इसी क्रम पर बात की जाए तो पिछले साल लगातार सीधी में लगभग 1-2 साल से वार्षिक हो चुका है ये कोई ऐसी घटनाएं जो नकारात्मक रूप से सीधी को उच्च स्तर पर, शीर्ष पटल पर ले जाती हैं। कई मीडिया कवरेज हुए पत्रकार प्रताड़ना पर भी, जिसमें कुछ रंगकर्मी भी सम्मिलित थे। पिछले साल की बात करें, उसमें आपके पुत्र पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर फिर क्या टिप्पणी करें? नहीं, ये असत्य है। देखिए, जिन सब चीज़ों की जांच हो चुकी है, मैं समझता हूँ इतने बड़े कांड की जांच राष्ट्रीय स्तर की टीम करती है। जी जी जी, ठीक है। और टीम में अगर कहीं होता तो नाम आता, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये पूर्णतः असत्य है। तो अगर हम लोग इससे, मैं और मेरा परिवार का कोई सदस्य इस तरह के किसी भी कॉन्स्पिरेसी में हम लोग अटैच नहीं रहते। चलिए, अनूप मिश्रा जी की अगर बात करें, डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं लगभग उनमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया देखे जाते हैं। तो क्या हम या पब्लिक ये कयास लगा सकती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और अनूप भैया कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, क्या ये कयास लगाया जा सकते हैं? देखिए, ये जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं जी, तो कई जगह एक साथ बैठना पड़ता है। जब हम किसी के निमंत्रण में जाते हैं, किसी के शोक में जाते हैं, तो हमें एक साथ बैठना पड़ता है और उसमें समाज में ये नहीं देखा जाता है कि जो बगल में बैठा है कौन व्यक्ति है। प्रदेश स्तर पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और प्रतिपक्ष नेता भी एक साथ बैठ जाते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों एक दूसरे के पार्टी में आ जा रहे हैं। ऐसे कभी कभी सामाजिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, और मेरा ऐसा मानना है राजनीति के लिए होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति एक भारतीय है, राष्ट्रीय है, और उसको सबको मिल करके सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब फिर से पुराने सवाल की ओर चलते हैं। आप छात्र राजनीति पर थे, इसके बाद आप शासकीय सेवा पर थे, डॉक्टर थे, आपने वहाँ से रिजाइन देके बीएसपी ज्वाइन किया, इसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, मेरी विचारधारा, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ जी। भारत माता की जय।
ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है। निश्चित तौर से मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस के विपरीत रही है। यहाँ तक कि जब मैं शासकीय सेवा में था तब भी मेरे ऊपर कई बार आरोप लगते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता, और जब भी चुनाव आते थे तो मेरे पीछे CID लग जाती थी जिले की, इसलिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जितने भी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, चाहे हमारे गोविंद मिश्रा जी चुराट से लड़ते रहे हों, चाहे हमारे सीधी से माननीय विधायक जी लड़ते रहे हों, मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी मर्यादाओं के साथ शासकीय सेवा में रहते हुए, हमारी जो नियमों की मर्यादाएं हैं उनमें रहते हुए मैं हमेशा काम करता था, इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगते थे। अब आप मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया था, और आप इसके पहले माननीय विधायक जी के साथ आप कई मंचों पर आप दिखे हैं, साझा किया है आपने मंच, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया में आपको सीधा सीधा कहा गया, जब टिकट की बात आई, कि एक डॉक्टर साहब भी हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि एक डॉक्टर हम जे टिकट की दावेदारी कर रहा, पूरा आयुष्मान के पैसा है, उस पर भी आपने टिप्पणी नहीं की। आप ही के नेता हैं, आपके विधायक हैं, और वो वीडियो कई मंचों पर वायरल भी हुआ, ये बातें कई बार सामने आई, उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी फिर? देखिए, मैं मर्यादाओं से जुड़ा व्यक्ति हूँ। हमारी जो संगठन की मर्यादाएं हैं उसके अंतर्गत ही हम लोग बात करते हैं। पार्टी में जो भी बातें होंगी हम संगठन में उचित प्लेटफॉर्म में जहाँ रखना है हम रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं नहीं भी रहूँ और मेरा नाम होता रहे, प्रचार होता रहे, इसमें दिक्कत क्या है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बाकी तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर तो वहीं से मिल सकता है। मेरे लिए सभी सम्मानीय है, मेरा व्यक्तिगत किसी से सीधी में विरोध नहीं है, ना राजनीतिक रूप से, ना। हाँ, जब मैं पार्टी में काम करता हूँ तो एक छत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। अगर आप पार्टी की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, तो क्या गुटबाजी की रणनीति चल रही है इसमें सीधी में? क्योंकि अगर वो कहीं न कहीं अपने ही पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन पर इस तरह की टिप्पणियां करना, तो क्या गुटबाजी चल रही है सीधी की राजनीति में? और अगर गुटबाजी चल रही है तो आप किस गुट से ताल्लुकात रखते हैं? आप क्या ताली एक हाथ से बजा सकते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना जी। एक हाथ से बज रही है, दूसरा हाथ नहीं काम कर रहा है, तो फिर आपने मेरे से कभी नहीं सुना होगा किसी के विपरीत बोलते। नहीं, वही इसलिए तो ये जनता के सवालों के लिए ही कटघरा है, तो इसीलिए उन सवालों को आप पर लगाइए। हमारे व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आम जनता के सवाल हैं जो लोगों से निकल के आते हैं, वो सवाल यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा ना जी, मैंने कहा कि मैंने कभी विरोध किया नहीं है, मेरा विरोध है नहीं। मेरा एकमात्र अपराध ये है कि मैं पार्टी से टिकट मांगता हूँ, और वो मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता भी अगर उसको लगता है कि मैं विधानसभा का टिकट मांग सकता हूं तो मांगने का उसका अधिकार है। हम लोग अपने परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ठीक है, परिवार इस समय पर है बड़ा। जब बड़ा परिवार होता है तो जब कई भाई होते हैं तो आपस में खटर पटर होती रहती है थोड़ी बहुत, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपस में विवाद है। तो हम लोग आपस में लड़ झगड़ लेंगे और कोई हमारा विवाद भी नहीं है। हमारा परिवार के अंदर का है, परिवार के अंदर हम सुलझा लेंगे उसको। अगर गुटबाजी की हम बात कर रहे हैं तो बार बार ये चीज़ें निकल कर आती हैं कि रीति पाठक एक अलग गुट, सत्येंदु तिवारी जी एक अलग गुट, केदारनाथ शुक्ल जी एक अलग गुट, तो आप किस गुट पर ताल्लुकात रखते हैं फिर? मैं निर्गुट हूँ, मैं एक ही गुट रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कमल। और जो अन्य लोगों का आपने गुट की बात किया तो ये व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन जब पार्टी के मंच में सब एक साथ बैठते हैं और एक साथ हैं और सबका एक ही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए मैं कहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें तो इस समय 2-3 महीने से घोषणाओं की बिल्कुल धारा प्रवाह बह रही है, नदी बह रही है, सब उसमें अब सिंचित हो रहे हैं। ये बाकी के 4.5 साल उसमें से कुछ कांग्रेस के थे और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये घोषणाएं अभी तक कहाँ थी? आप भी परीक्षा दिए हैं, तभी आज जो आप वकील हैं। जी जी जी। और मैं भी परीक्षा दिया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ जी। तो आपको ध्यान होगा 3 घंटे की परीक्षा में आपको ध्यान होगा हम 2.5 घंटे तक धीरे धीरे लिखते हैं। जब आधे घंटे बचती तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इसका बस यही उत्तर है। हमारे पास समय कम बचा है, कम समय में हम कितना और कर सकते हैं, जो हमारा पेंडिंग काम था हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये जो बहना योजना अंतर्गत अभी 1,000 रुपये सबको वितरण हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये राशि 3,000 तक जाएगी धीरे धीरे करके बढ़ के,
तो ये सीधा सीधा जो आपके विपक्ष पर बैठे लोग हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये वोट खरीदे जा रहे हैं सीधे तौर पर। इस पर फिर क्या टिप्पणी होंगी? क्योंकि आरोप ये सीधा इसी कटघरे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, जो प्रदेश स्तर के भी कांग्रेस से अपना नेतृत्व करते हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप ये लगाया है और इसी कटघरे पर, इसी मंच पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो सीधे सीधे खरीद फरोख्त की सरकार कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, घोषणाएं कर रही हैं, जबकि जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। उस पर भी क्या टिप्पणी? देखिए, उस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने 50-55 साल जो भी शासन किया, इसके बाद और विभिन्न पार्टियों का रहा, गरीब कल्याण के लिए कुछ किया नहीं। ठीक है, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में आई, डबल इंजन की सरकार बनी, तो सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं करना शुरू कर दिया। आप ये बताइए, हम अभी लाडली बहना तो 1000 रुपये महीने दे रहे हैं, हम हर घर को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, जिस 1.5 लाख रुपए शहर में और 2.5 लाख रुपए नगर में देते हैं हम। तो हम दे रहे हैं तो हम क्या रेवड़ी बांट रहे हैं? हम गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम लाडली लक्ष्मी योजना लाए तब भी ये कह रहे थे, अरे आप छोड़िए, जब हम जन धन का खाता खोलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि सभी को 0 अकाउंट में खाता खोला जाएगा, तब भी ये कांग्रेसी उपहास कर रहे थे, बोले कि ये खाता खोल रहे हैं, कुछ करने वाले थोड़ी हैं। आज डीबीटी के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा, अगर 1000 रुपये लाडली बहना खाता है तो 1000 रुपये खाते में पहुंचता है। अगर जनधन का खाता नहीं खुला होता तो क्या यह संभव था? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसके पास इस आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। और हमारी सरकार जो भी कर रही है वो जन कल्याणकारी योजनाएं, और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र पर चलते हैं, अंत्योदय, अंत में बैठे हुए व्यक्ति का हम कैसे संवर्धन कर सकते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए ये जो वितरण किए जा रहे हैं, लेकिन कई सारी विधाएं ऐसी हैं जहां अभी भी पेमेंट, सरकारी कर्मचारी जो हैं जिनके पेमेंट रुके हैं। मैं अगर बात करूं तो कई ऐसी शिकायतें आई हैं शिक्षकों की, विद्यालयों की, कि उनके पेमेंट 5-5, 6-6 महीने से रुकी हैं, जो लगभग 4000, 5000 में काम कर रहे हैं, 5000, 7000, 9000 की बेस पर काम कर रहे हैं। उनकी पेमेंट लगभग 5-5 महीने से रुकी हुई है। तो अगर इस पर सवाल किया जाता है तो सरकार की तरफ से ये जवाब आता है कि हमारे पास बैलेंस नहीं है, या अभी हमारे पास बजट नहीं है कि हम ये अभी वितरण कर पाएँ, इसलिए ड्यू है। तो ये बजट कहाँ से आ रहा है जो वितरण किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सरकार के पास पर्याप्त पैसा, हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, और किसी का ड्यू भी नहीं है। बल्कि आपको जानकारी होना चाहिए, अभी तो लभी जितने संविदा कर्मचारी थे, आज ही की पेपर मैंने देखा है, सभी को नियमित कर रही सरकार, सभी को इंक्रीमेंट लगाने का काम कर रही है सरकार। तो जो अच्छा काम कर रही है, किन्हीं कारणों से किसी का पेमेंट रुका होगा ट्रेजरी में या अन्य कारणों से, लेकिन ऐसा अभी तक मध्य प्रदेश में हमने कहीं नहीं देखा किसी विभाग में कि जिसमें पेमेंट नहीं हुआ हो। नहीं, उस पर तो हम साक्ष्य हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल संबंधित लोगों ने बताया कि हमारा पेमेंट लगभग दिसंबर से रुका हुआ है और अप्रैल में उनकी कार्यसेवा समाप्ति कर दी गई थी शिक्षकों के, विद्यालयों की। वो बजट आने की वजह से रहा होगा, जैसे बजट आएगा उनका पेमेंट होगा, निश्चित हो जाएगा। उसी की बात कर रहे हैं, ये बजट कहाँ से आ रहा है? फिर जो लाडली बहना पर हर बजट वहीं से आता है। बजट की क्लासिफिकेशन होता है, जब विधानसभा बजट पारित होता है तो जहां बजट, उसको बाद में पूरक बजट वगैरह लाए जाते हैं, निश्चित तौर से जहां डिफिसिट होगा उसको फुलफिल किया जाएगा, किसी का कोई पेमेंट नहीं बचेगा। प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब आपको ध्यान होगा, कमलनाथ ने यह कहा था कि खाली खजाना हमको मिला है। अरे खाली खजाना तुमको मिला था, तुमको कुछ करना नहीं था, तुमको सब पैसे ले जाके दिल्ली में रख लेना था। और सरकार की जितनी हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे संबल योजना थी, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार का जो पैसा है जो लोगों को मिलता था 5000 रुपये, वो भी कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। तो पैसे थे, इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर इरादा मजबूत नहीं है तो पैसे रहते हुए भी आदमी खर्च कर नहीं सकता, इसीलिए सरकार का इरादा मजबूत होना चाहिए। चलिए, अगर अब बात करें कि कांग्रेस सरकार जो 1.5 साल की सरकार थी, उसमें इस 3.5 साल की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो केवल घोषणाओं पर जा रही है, बार बार जो कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की बातें आपने बात रखी। लेकिन अगर हम सीधी की बात करें तो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन अभी भी कॉलेज, शायद अभी घोषणाएं हुई हैं कॉलेज की, 15 साल से कॉलेज के लिए अछूता है। कई सारी ऐसी कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भोपाल जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी भी अछूता है। क्यों? देखिए, 3.5 साल तो आपने कह दिया, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा, इस 3.5 साल में
हमने 2 साल कोरोना में बिता दिए। अब कोविड पीरियड में लगभग सभी कार्य जो है इस तरीके के बंद हो गए थे। इस पंचवर्षीय के 3.5 साल हैं, लेकिन अभी 15 वर्ष से नहीं, से अधिक इस साल का मैं बता रहा हूँ। अभी कांग्रेस के बाद जब हम आए तो हम 1.5 साल 2 साल तो कोविड में जूझते रह गए, और इधर हमारी 1.5 साल से हमको काम करने का मौका मिला, हम काम कर रहे हैं। और रही कॉलेज की बात, तो कॉलेज तो अब सीधी को लॉ कॉलेज भी मिल गया, उसकी ज़मीन का आवंटन हो गया, बजट आ गया है। हमारा मेडिकल कॉलेज भी सीधी के लिए मिल गया, तो बड़े खुशी की बात है, मेडिकल कॉलेज सीधी के लिए मिल गया, इससे बेहतर क्या और हो सकता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी को सब कुछ मिलना है, और जो भी कमी होगी इस बार और वो पूरी हो जाएगी, इसमें कोई तो क्या लगता है ये सिर्फ घोषणाएं तक रह जाएंगी या धरातल पर ये? नहीं, धरातल में आएंगे, सभी चीज़ें धरातल में आ रही हैं। चलिए, टाइम लगता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगता है, और घोषणाओं के बाद ही काम शुरू होता है, इसलिए घोषणाएं महत्वपूर्ण है। घोषणाएं होने के बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होता है, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे पूरी होती है। चलिए, अब आपकी व्यक्तिगत बात कर लें। आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और निश्चित ही कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आपके एक बेहतर बड़े पैमाने पर लोग हैं, प्रशंसक हैं। तो अगर आपको यहाँ टिकट मिलता है, तब सीधी का विकास की जो गति होगी वो किस स्तर पर होगी? आप किन मुद्दों के साथ फिर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये घोषणाएं हो चुकी हैं, ये चीज़ें धरातल पर आ चुकी हैं, तो आपके नए जो पैमाने होंगे वो क्या होंगे? देखिए, विकास की गति तो प्रदेश में ऑलरेडी चल रही है, लेकिन अगर मुझे ऐसा दायित्व मिलता है तो निश्चित तौर से उसमें स्पीड बढ़ेगी, इसलिए कि मेरी खुद काम करने की स्पीड फास्ट है, और मैं जिस स्पीड से काम करता हूँ उसी स्पीड को लाइक करता हूँ काम। तो अगर ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया और सीधी की जनता ने मुझे मौका दिया, तो निश्चित तौर से मेरा कार्य लोगों ने चिकित्सकीय सेवा में भी देखा है, अन्य संगठन का भी काम में, मैं जब अध्यक्ष था तब भी लोगों ने काम देखा है पिछली बार। तो निश्चित तौर से मेरे जो काम की गति होगी वो तीव्र होगी और पारदर्शी होगी, इसमें कोई बुराई नहीं। अब राजनीति से परे आखिरी सवाल आपसे, आप ब्राह्मण भी हैं, बार बार ये आरोप तमाम ब्राह्मण वर्ग पर लगा जब प्रवेश शुक्ला जी के घर जमीन दोष हो रहा था, तो आपके संगठन यानी ब्राह्मण संगठन के ही आरोप लगे कि ठीक है आरोपी पर कार्यवाही हो, लेकिन परिवार के साथ ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। उस पर क्या टिप्पणी होगी फिर? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, उसके पहले मैं मानव हूँ जी, और मानव के साथ मैं सीधी का बेटा हूँ। और चूँकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे लिए सामाजिक समरसता बहुत महत्वपूर्ण है। और समाज में जहाँ भी सामाजिक समरसता में कटुता लाने की बात होगी, वहाँ पर हम लोगों को कहीं न कहीं इसके इतर भी देखने की जरूरत है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज का श्रेष्ठ वर्ग माना गया है, और ब्राह्मण का दायित्व मैं समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अपना विकास करना नहीं होगा, पूरे समाज को हम सही दिशा में ले जाने का काम करें, ये ब्राह्मणत्व का काम है, और निश्चित तौर से वो हमको आज करने की जरूरत है। रही बात लोगों के अप्रसन्न और प्रसन्न होने की बात है, ये टाइम फैक्टर इज द हीलिंग फैक्टर। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, तब लोगों को जो वास्तविकता पता चलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं तो अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इल्जामात और सवालात का सिलसिला यहीं पर थमता है। हमारा एक जो दूसरा पड़ाव है वो है जनता जनार्दन। आपके तमाम चहेते यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ सवाल आपके जनता जनार्दन से हैं, तो मैं जनता जनार्दन को मंच पर आमंत्रित करूँगा और आपकी और जज साहब की इजाज़त चाहूँगा। हम चाहते हैं कि श्री डॉक्टर राजेश मिश्रा जी इस बार विधायक बने। हमारे पूरे युवा साथी चाहते हैं कि विधायक बने, लेकिन इस बार हम सीधी को विधायक के रूप में इनको देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अपने सीधी का विकास हो। आपके विधायक बनने पे और हमें नया क्या देखने को मिलेगा? मुझे अगर मौका मिलता है, पार्टी ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो निश्चित तौर से सीधी की जनता मेरे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा जो सबसे पहला सीधी के लिए उद्देश्य होगा कि हमारे सीधी के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें यहाँ पर्याप्त रोजगार मिले, ये मेरा पहला टारगेट होगा। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन चीज़ें हैं, तो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर भी क्या नए आयाम गढ़े जाएंगे? स्वास्थ्य के लिए तो मैंने बताया कि अभी हमारे यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज आ गया है, अभी हमारे हॉस्पिटल में 100 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है, बन ही गया है, उसका लोकार्पण होना है, बिल्कुल रेडी है, फर्स्ट क्लास, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त काम हुए हैं, सभी कॉलेज यहाँ पर आ चुके हैं। हमको यहाँ पर उद्योग धंधों की बहुत ज़रूरत है। सीधी में
कुछ ऐसे उद्योग धंधे लगना चाहिए जिसमें हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग बाहर जा कर के सूरत, गुजरात और दक्षिण भारत में बंगलोर वगैरह जा कर के नौकरी करते हैं, उनको सीधी में नौकरी करने के लिए मिले, अवसर प्रदान हो। हमारे यहाँ योग्यता बहुत है, हमारे यहाँ इंटेलिजेंसिया बहुत ज़्यादा है, युवाओं में कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है सीधी में, लेकिन अगर उनको यहाँ रोज़गार मिले तो बाहर क्यों जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला ये होगा कि सीधी में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उन्मूलक कार्यक्रम ऐसे हों, ऐसे उद्योग धंधे लगें जिससे यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से सवाल और इल्ज़ामात का सिलसिला थमता है। आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन निश्चित ही आपने उनके सभी जो जवाब दिए हैं वो सटीक दिए हैं। अब यहाँ से, इस मंच से, इस कटघरे से आप बाइज्जत बरी होते हैं या आप पर कोई भी सज़ा दी जाती है, हम उसके लिए आज के जज आदरणीय संजय मिश्रा जी से आज के फैसले के लिए हम आग्रह करेंगे। आज के बिंद की अदालत में डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि वो सभी आरोप निर्विरोध थे और मानवीय दृष्टिकोण से अदालत जो है उस पर गहन अध्ययन करने के बाद यह पाती है कि उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जिस प्रकार से उन पर गंभीर आरोप लगाए गए वो सब निराधार थे, जिसके तहत आज उनको यह बिंद की अदालत बाइज्जत यहाँ से बरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर किसी नए चेहरे के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ और नए आरोपों के साथ, समाज के मुद्दों के साथ हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।